टीम मेंबर्स एवं सदस्यगणों से मेरा नमस्कार है। मैं मनोज सिंह चौहान, वैदिक एस्ट्रोलॉजर, आप सभी के समक्ष आज किस प्रकार से कुंडली पर फलादेश करना चाहिए इस पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसके पहले हमारे ही ग्रुप के शीर्षस्थ ज्योतिषी विद्वानों आदरणीय श्री ऋषि शुक्ला सर, जिन्होंने राशियों और नक्षत्रों पर आप सब लोगों का ज्ञान अर्जन किया, आदरणीय निशा मैम, जिन्होंने 12 भाव और 12 स्थानों के महत्व को दृष्टिगत करते हुए आप लोगों को समझाया कि 12 राशियां किस प्रकार से 12 भावों को प्रभावित करती हैं। उसके उपरांत आदरणीय श्री हेमचंद्र पांडे सर ने ग्रहों और उनसे बनने वाले योगों के बारे में आप सभी को बतलाया। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण श्री एच.एन. राव सर ने विंशोत्तरी दशा क्या होती है, उसको ज्योतिषी परिप्रेक्ष्य में कैसे उपयोग किया जाता है, इसके बारे में बतलाया। और कल की क्लास में शील गुप्ता सर ने बहुत अच्छे तरीके से ग्रहों का ट्रांजिट क्या होता है, उसे कैसे यूज किया जाता है, यह बताया। आज मैं इन सब का आवाज नहीं आ रही है सर, आवाज में थोड़ा सा शायद लो है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। मैं कोशिश कर रहा हूँ लाउडली बोलने की। अभी आ रही है सर आवाज? हेलो, अभी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ जी सर, आ रही है। जी, आप जारी रखिए। बिल्कुल जी, आ रही है सर। कल की क्लास में आदरणीय श्री शील गुप्ता सर ने बताया कि ट्रांजिट में ग्रह गोचर किस प्रकार से असर करते हैं, उसको हमारी कुंडली पे किस प्रकार से अप्लाई करके देखा जाना चाहिए। आज मैं इन सभी का सम्मिश्रण करते हुए आप लोगों को एक पुरुष जातक की कुंडली पर इन्हीं सभी फॉर्मूलाज को अप्लाई करते हुए बताऊंगा कि किस प्रकार से हमको ग्रहों की दृष्टि, गोचर में ग्रह कहाँ से गुजर रहा है, किस प्रकार के योग बना रहा है, और विंशोत्तरी दशा या किस प्रकार की दशा से गुजर रहा है, इसको यूज करते हुए हम कैसे किसी कुंडली का अध्ययन कर सकते हैं, इस पर आज मैं प्रकाश डालूंगा। लगभग 40-45 मिनट के एपिसोड में मैं आप लोगों को कुंडली का अध्ययन करना बताऊंगा। इसके बाद 10 मिनट में आप लोगों को प्रश्नोत्तर काल दिया जाएगा। किसी प्रकार का कोई प्रश्न आपके दिमाग में आता है, लिखकर रख लीजिए, और अंत समय में 10 मिनट में मैं उसका समीकरण करने की कोशिश करूंगा। यह एक मेल नेटिव पुरुष जातक की कुंडली है, जिसका जन्म 19 सितंबर 1976 को प्रातः 11:16 ग्वालियर में हुआ था। इस व्यक्ति की वृश्चिक लग्न की कुंडली है। आप सभी के सामने शायद ये स्क्रीन पर शेयर हो चुका होगा। आप देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं तो कुंडली किस प्रकार से देखी जानी चाहिए। हम जिस भी व्यक्ति की कुंडली देख रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि व्यक्ति का मन कैसा है, स्वभाव कैसा है और उसका व्यक्तित्व कैसा है। तो सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि व्यक्ति का चंद्रमा, जो कि सबसे ज्यादा मन को प्रभावित करता है, किस प्रकार से कुंडली में किस ग्रह के साथ और कौन से भाव में बैठा है। प्रस्तुत जातक की कुंडली में आप देखिए, व्यक्ति का चंद्रमा, जातक का चंद्रमा। मनोज जी, हेलो, ये कुंडली की स्लाइड चेंज करिए, अभी दिख नहीं रहा है कुंडली। इस पे डिस्प्ले तो आ रही है? हाँ, कुंडली दिखाइए अभी। जी, नेक्स्ट स्लाइड। स्लाइड आ रही है सामने? अभी गणेश जी वाली दिख रही है, जो फर्स्ट स्लाइड है ना, जिसमें डिटेल्स हैं, वो दिख रहे हैं। इसमें चेंज हो रहा है मेरे सामने। नहीं सर, नीचे वाली को आप क्लिक करिए, आपने ऊपर वाली की हुई है, सेकंड नंबर वाली को क्लिक करिए। अब ठीक है?
ये तो बहुत नीचे आ गए आप। वापस जाना पड़ेगा, थोड़ा ऊपर जाइए। हाँ, सेकंड स्लाइड, हाँ आप ठीक आइए। है। ओके, ठीक है। मैं चाह रहा था कि उसको ऑटो ट्रांजिट पे डाल दिया जाए। कोई नहीं, आप नेक्स्ट थर्ड क्लिक कर दीजिएगा। जी बोलिए। अभी ठीक है मैम? हाँ ठीक है। ये कुछ रेड मार्क बन गए हैं, अगर ये इरेज कर सके तो। इससे स्टार्ट करूँ? कोई बात नहीं मनोज जी, आप शुरू करिए, बोलिए, आ जाएगा समझ। बिल्कुल बिल्कुल। ग्वालियर जातक की कुंडली पे मैं फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सॉरी, जिसमें टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण कुछ आप लोगों को समस्या हुई है। देखिए, जातक का वृश्चिक लग्न है और चंद्र राशि कर्क है। क्योंकि सुबह 11:16 का जन्म है, तो आप देख रहे होंगे कि सूर्य जातक के एकादश भाव में स्थित है। चंद्रमा कर्क राशि के पुनर्वसु नक्षत्र का है, जो कि बृहस्पति का नक्षत्र होता है। बृहस्पति जातक के 7वें घर में कृतिका नक्षत्र में है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जातक के मन पे चंद्र के साथ साथ बृहस्पति का प्रभाव किस प्रकार से पड़ रहा है। शुक्र की राशि में बृहस्पति पंचमेश होकर सप्तम भाव पे है, और बृहस्पति की पंचम पूर्ण दृष्टि एकादश भाव पे है। सप्तम पूर्ण दृष्टि लग्न को देखता है, और नवम पूर्ण दृष्टि से तृतीय स्थान को देखता है। तो सबसे ज्यादा व्यक्ति पर जुपिटर यानी बृहस्पति का प्रभाव है। इसके बाद हम देखेंगे कि चंद्रमा शनि के साथ स्थित है, जो कि विष योग बना रहा है। चंद्रमा अगर शनि के साथ हो तो विष योग नाम का एक योग बनता है, जो जातक के मन की व्यथा को बताता है। दोनों के नक्षत्र अलग अलग हैं। आप देखिएगा, एक अश्लेषा नक्षत्र का है, दूसरा पुनर्वसु नक्षत्र का है। फिर भी कहीं ना कहीं से जातक का मन सशंकित है और शंका रहित रहता है। अब लग्न की बात करता हूँ। मन की बात के बाद लग्न देखा जाए कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, उसकी शारीरिक आकृति कैसी है। इसके लिए हमको लग्न को देखना होगा। लग्न में वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि का मंगल मंगल जो लग्न लॉर्ड बनता है एकादश भाव में चित्रा स्वयं के नक्षत्र का होकर बैठा हुआ है। मंगल मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी होता है। मंगल साहसिक गुणों के कारण जाना जाता है। मंगल का एक स्वभाव होता है सबसे आगे खड़ा होना, मेहनती होना। तो यह जातक निश्चय ही बहुत मेहनती है, बहुत हिम्मती है, हर काम में अग्रणी रहता है, आगे खड़ा होता है। अब हम देखें कि मंगल को 3 ग्रहों का साथ मिला हुआ है। बुध, शुक्र और सूर्य तीनों एक साथ मिलकर बैठे हुए हैं मंगल के साथ। यानी 4 ग्रहों की युति एकादश भाव में है, लाभ भाव में। लाभ भाव में 4 ग्रहों की युति, सामान्यतः हम लोग सोचते हैं कि जातक का लाभ अर्जन के बहुत सारे स्रोत होंगे, लेकिन कई बार आदमी इतना भ्रमित हो जाता है कि किसी एक काम में टिक कर काम करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। यही हालत कुछ इस जातक की भी रही है। शुक्र मंगल का योग साथ में बना हुआ है। शुक्र मंगल का योग आप हम सभी जानते हैं कि जातक को थोड़ा चंचल चंचल स्वभाव प्रदान करता है। उसकी स्वाभाविक अभिव्यक्ति या रुचि विपरीत लिंग के व्यक्तियों में होती है। शुक्र मंगल व्यक्ति को थोड़ा सा राह से पथभ्रष्ट भी करता है, बशर्ते वह किस राशि में बन रहा है इस पर अगर हम ध्यान दें। यहाँ कन्या राशि में शुक्र और मंगल की स्थिति है। शुक्र नीच राशि का हो जाता है, अतः जातक बचपन से ही दोस्तों में बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा, बाहर की तरफ अभिमुख ज्यादा रहा, महिला मित्रों की इसकी संख्या बहुत ज्यादा रही। शुक्र मंगल के योग को हमेशा हम एक अलग एंगल से देखते हैं, लेकिन इसमें एक दूसरी बात भी और छुपी हुई है कि वह जातक को एक कलाकार वाला स्वभाव
बना देता है। ग्वालियर जातक बचपन से ही नाट्य कला में, रंगमंच से जुड़ा हुआ था। कहीं ना कहीं अपनी अभिव्यक्ति स्कूल में, कॉलेज में और विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स में उसने अपने कला के माध्यम से लोगों का मनोरंजन भी किया और अपनी अभिव्यक्ति भी दी। अब आगे चलते हैं कि देखिए, जातक के मन को जान लिया और शरीर को जान लिया कि शरीर और व्यवहार कैसा होता है, मन क्या है उसका। अब हम जातक की शिक्षा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जातक के पंचम स्थान का स्वामी बृहस्पति है, साथ ही चंद्र का नक्षत्र पुनर्वसु यानी बृहस्पति का नक्षत्र है। परिणाम स्वरूप जातक को जन्म से बृहस्पति की दशा प्राप्त हुई। श्री राव साहब ने जैसा कि बताया था कि चंद्रमा जिस राशि में होता है, हमारी विंशोत्तरी दशा उसी से स्टार्ट होती है। क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र का है, जो कि बृहस्पति का नक्षत्र होता है, इसलिए जातक को जन्म काल से बृहस्पति की दशा मिली। लेकिन जिस नक्षत्र में, पुनर्वसु नक्षत्र में, उसका अंतिम चरण था, इसलिए जातक को, चंद्रमा को बृहस्पति की अंतिम दशा मिली कुछ 11 या 12 महीने। बृहस्पति की दशा के बाद जातक को शनि की दशा शुरू हुई। शनि बुध के नक्षत्र में है, बुध पर बृहस्पति का पंचम पूर्ण प्रभाव, और शनि के तुरंत बाद जातक को जो बुध की दशा प्राप्त हुई, इस अवधि में जातक ने वर्ष 2002 में आर्ट सब्जेक्ट से अंतर्गत इकोनॉमिक्स में एमफिल की शिक्षा प्राप्त की। मैं दर्शकों को बता दूं कि बुध और बृहस्पति, ये दोनों ग्रह किसी जातक की कुंडली में एक साथ हों या एक दूसरे पर दृष्टि प्रभाव में हों, तो जातक को अकाउंट, फाइनेंस, सांख्यिकी या इकोनॉमिक्स विषय में जोड़ने में समर्थ होते हैं। अतः जातक ही इनसे अछूता नहीं रहा। विद्या विचार के लिए वर्ग कुंडली में ज्योतिष मर्मज्ञों एवं मनीषियों द्वारा चतुर्विशांश कुंडली का विस्तृत वर्णन किया गया है। देखिए, जातक की चतुर्विशांश कुंडली मीन लग्न की है और बृहस्पति स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप देख रहे हैं। निशा मैडम प्लीज बताइए। हेलो। हाँ जी सर, दिखाई दे रहा है। अब विद्या विचार के लिए अगर चतुर्विशांश कुंडली को हम देखें तो मीन लग्न की कुंडली बनती है और बृहस्पति फिर बुध के साथ संयोग करके एकादश स्थान में चला गया है। यहाँ से फिर सांख्यिकी, अकाउंट और इकोनॉमिक्स में जातक के इंटरेस्ट को होना बतला रहा है। जातक का द्वादश चिकित्सा स्थान, जिसको हम कहते हैं, द्वादश स्थान से हम मेडिकल का, अस्पताल का और चिकित्सा से संबंधित होकर जोड़ते हैं। द्वादश स्थान का स्वामी शुक्र जातक के एकादश भाव में दशम स्थान के स्वामी सूर्य से संयोग करके बैठा है। साथ ही मंगल, जिसे कि हम दवाओं का कारक मानते हैं, एकादश भाव में लग्नेश और छठे रोग भाव और चिकित्सा भाव के स्वामी होकर स्थित है। अष्टम स्थान का स्वामी बुध एकादश भाव में उच्चिका होकर स्थित है। परिणाम स्वरूप जातक के 6, 8, 12 का एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो रहा है। इन स्वामियों का दशम स्थान के स्वामी सूर्य से योग होने से जातक ने होम्योपैथिक मेडिकल में शिक्षा प्राप्त की और इसमें डिग्री प्राप्त की। 2004 से 9 के मध्य में जातक ने BHMS होम्योपैथिक चिकित्सा विज्ञान में डिग्री हासिल की। अब द्वितीय भाव, जिसको कि हम कला भाव के नाम से जानते हैं, वहां देखिए जातक को बृहस्पति की राशि धनु राशि है। पंचम भाव को हम मनोरंजन का भाव कहते हैं, जहां जातक को मीन राशि, बृहस्पति की दूसरी राशि उपलब्ध है। बृहस्पति का इस जातक के व्यक्तित्व पे कुछ ज्यादा ही प्रभाव है। जैसा कि लोग कहते हैं ना कि किसी एक प्लेनेट के वशीभूत होता है कोई जातक, यह जातक गुरु बृहस्पति के अधीन जाता दिखता है। इसका की प्लेनेट अगर अपन कहें कि बृहस्पति है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं से जो 4 प्लेनेट इसके एकादश भाव में है, उसपे बृहस्पति की पंचम पूर्ण दृष्टि है। लग्न पर भी दृष्टि होती है, द्वितीय भाव पे भी दृष्टि, तृतीय भाव पे भी नवम दृष्टि होती है। इसलिए बृहस्पति का एक अलग ही प्रभाव जातक पर देखने को मिलता है। पढ़ने का शौकीन भी है और शुरुआती क्षेत्र में यह शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा, तो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ।
शुक्र मंगल के योग को किसी भी जातक को मीडिया से, नाट्य मंच से, नृत्य कला से एवं अभिनय क्षमता से जोड़कर भी देखा जाता है। मंगल की शुक्र युक्त चौथी दृष्टि सेकंड कला भाव पर पड़ रही है। शुक्र मंगल की सप्तम पूर्ण दृष्टि पंचम मनोरंजन भाव पर भी है। अतः इस जातक ने अभिनय के द्वारा राज्य स्तर पर काफी पुरस्कार जीते हैं। अभिनय एवं नाट्य कला में यह माहिर रहा है। और बात करते हुए भी अभिनय क्षमता की झलक इसमें कहीं ना कहीं मिल जाती है। तो 3 प्रकार की शिक्षा से जातक का वास्ता रहा। पहले तो इसने अकाउंट्स की शिक्षा ग्रहण की, दूसरा इसने चिकित्सा संबंधी शिक्षा ग्रहण की, और तीसरा कला के क्षेत्र से जुड़ा रहा, जो कि शिक्षा तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन जातक की एक अतिरिक्त योग्यता के रूप में हम देख सकते हैं। कार्य क्षेत्र के बारे में अगर वर्णन किया जाए, जातक के कार्य क्षेत्र को अगर देखेंगे तो दसम स्थान और छठवें स्थान का एक योगदान होता है। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि जातक के लाभ भाव को कौन कौन से प्लैनेट से ग्रह प्रभावित कर रहे हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि 4 ग्रहों ने जातक को भ्रमित करके रखा कि कौन सा कार्य किया जाए, कौन सा नहीं किया जाए। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि एकादश लाभ भाव में बृहस्पति की पंचम एवं शनि की तृतीय दृष्टि है। जातक ने 3 या 4 प्रकार के काम किए। बुध की महादशा जो कि जातक को नवंबर 96 से प्रारंभ हुई थी। जातक ने प्रारंभ में वर्ष 98 से 2001 के बीच बुध में बृहस्पति के प्रभाव के कारण साक्षरता मिशन से जुड़ा और एनजीओ के तहत सेवी गवर्नमेंट किसी कार्य में हस्तक्षेप किया। बुध से बुध का अंतर और बुध में ही केतु का अंतर के दौरान, क्योंकि बुध उच्च का होकर 11वें भाव में है, लाभ भाव में है, बृहस्पति से देखा जा रहा है, शिक्षा के प्रति कार्य करवा लिया। अब तृतीय भाव और एकादश भाव को हम हाथों के माध्यम से भी जानते हैं कि एक राइट हैंड और एक लेफ्ट हैंड की प्रतिक्रिया बताता है। बृहस्पति के इसके प्रभाव के कारण जातक की एक हैंड राइटिंग का एक विशेष गुण है। इसकी राइटिंग बहुत ही सुंदर है, क्योंकि बुध अपनी उच्च राशि में एकादश भाव में बैठा है। लेखन की विशेष योग्यता इस जातक को हासिल है। इसने लेखन में भी कई प्रकार के पुरस्कार स्कूल और कॉलेज लेवल पे जीते हैं। अब इसके बाद में बृहस्पति ने मीन राशि में 1998 में प्रवेश किया था, जो कि जातक के पंचम शिक्षा स्थान में आता है। और लगभग 4 वर्ष तक, जब तक कि बृहस्पति मीन से मिथुन तक में रहा, सफर तय किया था। इसमें जातक शुक्र के अंतर और सूर्य के अंतर से जातक की फैमिली प्लानिंग के किसी कार्य से जुड़ा। और 2001 से 2005 के अंतराल में जातक किसी मल्टीनेशनल कंपनीज में फैमिली प्लानिंग का करते हुए रीजनल हेड के पद पर कार्यरत रहा। लेकिन गोचर में जैसे ही शनि ने कर्क राशि में प्रवेश किया, जातक के भाग्य स्थान में जैसे ही शनि आता है, जातक की कुंडली में शनि के प्रभाव शुरू हो जाते हैं। और कर्क राशि में यह अश्लेषा बुध के नक्षत्र का होकर बैठा हुआ है। क्योंकि पूर्ण दृष्टि से एकादश स्थित उच्च के बुध पर इसकी दृष्टि है, लग्नेश मंगल को भी देखता है। शनि मंगल के योग को हम सभी जानते हैं कि रचनात्मकता देखता है। व्यक्ति किसी न किसी टेक्निकल कार्य से जोड़ता है। शनि मंगल का दृष्टि संबंध जातक को सिविल कंस्ट्रक्शन के काम से जोड़ने में सफल रहता है। अतः जैसे ही बुध में मंगल की दशा जातक को 2005 से प्रारंभ हुई, भाग्य भाव में शनि ने जातक को सिविल कंस्ट्रक्शन से कार्य से जोड़ दिया। और आगामी लगभग 7 से 8 वर्ष तक, जब तक कि शनि नवम भाव, भाग्य भाव और दसम कर्म स्थान और एकादश लाभ भाव से गुजरा, जातक को सिविल कंस्ट्रक्शन के काम में जोड़े रखा और जातक ने काफी लाभ कमाया। वर्ष 2013 तक जातक को केतु की दशा की महादशा लगी। वर्ष 2013 में जातक को केतु की महादशा लगी। शनि के नक्षत्र का होकर 6ठे भाव में मेष राशि में केतु बैठा हुआ है। शनि की तृतीय दृष्टि तो एकादश भाव स्थित शुक्र पर है। वहीं 8वें भाव का स्वामी बुध भी उच्च का होकर बैठा है। जातक ने 2013 के बाद से इंश्योरेंस के क्षेत्र में, खासकर वाहन इंश्योरेंस के क्षेत्र में कार्य किया और अच्छा खासा कमीशन कमाया। आप सभी ने पढ़ा होगा कि 8वां क्षेत्र इंश्योरेंस के लिए जाना जाता है। 8वें भाव का यहाँ मालिक, कहाँ की मिथुन राशि बैठी हुई है, एकादश भाव से जुड़ गया है। और वहां पे बुध कहीं ना कहीं से शनि के संपर्क में है और शुक्र के साथ है। तो जातक ने वाहन के इंश्योरेंस से धन कमाना शुरू किया। लेकिन कमीशन का कार्य बृहस्पति के कारण इसको मिलता रहा। बहुत अच्छा काम तो नहीं चला जातक के केतु के कारण, क्योंकि केतु भटकाव भी देता है।
भ्रमित होने का कार्य करता है। और इस केतु पर मंगल की अष्टम पूर्ण दृष्टि है, शनि की पूर्ण दशम दृष्टि है। 3 पाप ग्रहों के मेष राशि पर प्रभाव के कारण जातक के मन में कई प्रकार के भ्रम हुए, सिर दर्द की शिकायत पैदा हो गई और जातक धीरे धीरे भ्रमित होता चला गया, मन भी उचाट होता चला गया। परिणाम स्वरूप एक कंसल्टेंसी ऑफिस खोल लिया, किसी एक कार्य में ध्यान न देकर कई तरह के कार्य उसने करने की किस्मत आजमाने का सोचा, कभी कंस्ट्रक्शन, कभी कमीशन का कार्य और कभी इंश्योरेंस का काम। इस प्रकार धीरे धीरे जातक अकर्मण्यता को प्राप्त होता चला गया। पाप ग्रहों का एक विशेष प्रभाव मैंने देखा है कि किसी एक घर पर अगर 3 या 4 पाप ग्रहों का प्रभाव पड़ जाए, जैसे कि हम देख रहे हैं कि जातक के 6वें घर में केतु है, मंगल और शनि के प्रभाव में है, राहु तो संसप्तक होता ही है, जातक को पूरी तरह से परेशान करके रख दिया। इसलिए 2013 से जो आगामी 7 वर्ष रहे, जातक के बहुत कष्ट वाले रहे, हर प्रकार से परेशान रहा, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी परेशान रहा। इसी बीच जातक के पिता को भी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम हुई। जातक को होम्योपैथिक मेडिकल की शिक्षा जरूर प्राप्त की जातक ने, लेकिन इसकी आमदनी का जरिया उसको वो नहीं बना सका। 5-7 महीनों में होम्योपैथिक क्लिनिक जरूर खोल रखा है, लेकिन उससे आमदनी इसको नहीं हो रही है। शायद इसकी वजह वहां पे नीच के शुक्र की उपस्थिति है। 12वें का कारक जो शुक्र है, एकादश भाव में नीच राशि का होकर बैठा हुआ है। तो नीच राशि का होने के कारण और नवमांश में यही ग्रह फिर से नीच का हो जाता है। तो कोई भी नीच ग्रह वर्गोत्तम हो जाए तो वह नीचता में कोई कमी नहीं छोड़ता। एक तो मार्केश होकर स्थित है, सप्तम भाव का स्वामी, और द्वादश भाव का स्वामी होकर एकादश से जुड़ गया है। तो उसने द्वादश के कार्य से इसको आमदनी होने नहीं दी। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि शुक्र ने अपने गलत प्रभाव देकर जातक को आय से दूर रखा। जातक के पिताजी जरूर एक बीएएमएस और एमडी आयुर्वेदिक रहे, क्योंकि पिता भाव का स्वामी जो नेचुरली होता है सूर्य होता है, और जातक के दशम भाव का स्वामी जो कि सूर्य बन रहा है, दोनों एक ही ग्रह सूर्य एकादश भाव में स्थित हो गया है। और उसमें द्वादश के शुक्र का भी समावेश है, मंगल का भी समावेश है। तो जातक के पिता एक पहुंचे हुए बहुत अच्छे मेडिकल के ज्ञाता रहे हैं। आयुर्वेदिक में एमडी की डिग्री प्राप्त रही है। दशम का प्रभाव यहाँ स्पष्ट दिखता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जातक कई प्रकार के कार्यों से जुड़कर भी किसी एक कार्य में अपनी पारंगतता हासिल नहीं कर पाया। लोगों का भ्रम यहाँ मैं दूर करना चाहूंगा कि शनि चंद्र की विषयोग की दृष्टि ने एकादश लाभ भाव को पूरी तरह से प्रभावित करके रखा। अब शनि की तीसरी दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि होती है और दसम दृष्टि होती है। तीसरी दृष्टि से तो आय को प्रभावित किया ही किया। सप्तम दृष्टि से इसमें तृतीय भाव को, जो कि भाई का होता है, भाई बहनों का होता है, सिबलिंग्स का होता है, भाई से दूर रखा। भाई का कोई भी सहयोग जातक को प्राप्त नहीं हुआ। दसम भाव पर जो दसम दृष्टि जो शनि की केतु पर पड़ती है, 6वां भाव है, कर्जे का होता है। केतु की दशा में जातक को कई प्रकार के कर्जे हुए, लोन्स ले लिए जिसको वो अदा नहीं कर पाया और जिनके कारण वह परेशानी में पड़ गया। 1-2 कोर्ट केसेस की बात भी यहाँ पे हो गई। केतु 6वें भाव में कोर्ट कचहरी से जोड़ने की साजिश करता है, और उस पर अगर शनि की दृष्टि हो तो यह बात की पुष्टि हो जाती है। जातक को 1-2 कोर्ट केसेस का सामना करना पड़ा और काफी हद तक परेशान रहा। अगला क्षेत्र में जातक का विवाह का लेना चाहूंगा। सप्तम भाव जहां से हम विवाह देखते हैं, और पंचम भाव जहां से हम प्रेम देखते हैं, प्रेम संबंधों को देखा जाता है। अगर इन दोनों भावों में कोई कनेक्शन हो तो निश्चित ही जातक प्रेम विवाह की ओर अग्रसर होता है। और इन दोनों भावों का, पंचम और सप्तम का, अगर एकादश भाव से, जो कि इच्छा और लाभ पूर्ति का भाव है, अगर उससे कोई कनेक्शन हो जाए तो निश्चित ही प्रेम विवाह करने में सफल हो जाता है। इस जातक के देखिए, पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति शुक्र की राशि में सप्तम भाव में बैठा है, और शुक्र जाके एकादश भाव में चित्रा नक्षत्र का, मंगल के नक्षत्र का होके बैठा है। गुरु की पंचम पूर्ण दृष्टि शुक्र और मंगल पर है। अतः
2003 में जातक का प्रेम विवाह हुआ, प्रेम विवाह संपन्न हुआ और सुखी रहा जातक। उस टाइम पर शुरुआत में काफी सुखी महसूस किया इसने, लेकिन बाद में किस प्रकार से शनि चंद्र की तृतीय दृष्टि ने इसके वैवाहिक जीवन में जहर घोला, वह बाद में मैं कुछ बताने की कोशिश करूंगा। जातक के पत्नी के स्वभाव को अगर हमको देखना हो तो सप्तम भाव और सप्तम भाव के अधिपति की किस प्रकार से उपस्थिति है उसको हमको देखना चाहिए। सप्तम भाव शुक्र के अधीन है, शुक्र मंगल से जाके एसोसिएट हो गया है। शुक्र मंगल के योग को कला के क्षेत्र में काफी देखा गया है। जिन लोगों को शुक्र और मंगल के एक साथ योग मिले होते हैं, ऐसे लोग कला में बहुत पारंगत होते हैं। जातक की पत्नी डांस में इसने बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया और डांस की कोई कला विशारद डिग्री प्राप्त की है। भरतनाट्यम कुचिपुड़ी में इसने कुछ डिग्री हासिल की है। और क्योंकि एकादश भाव से शुक्र मंगल जुड़ गए हैं तो कुछ टाइम तक इसने डांस की क्लासेस चलाकर आय का और धन का सृजन भी किया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सप्तम भाव अगर एकादश से जुड़ जाए तो पत्नी या जीवन साथी भी कार्य करके धन कमाने वाला साबित होता है। शनि चंद्र ने, जैसा कि मैंने बताया, तीसरी दृष्टि से विष योग खोला और सप्तम वैवाहिक जीवन को परेशान कर रहा। जीवन साथी ऐसा मिला कि जो बात बात पे झगड़ता था, शुरू में वो अच्छा रहा, लेकिन जैसे जैसे शनि का प्रभाव आते गया जातक बहुत परेशान हो गया और आए दिन इसके पत्नी से झगड़े रहते हैं और वैवाहिक जीवन इसका संतोषप्रद नहीं कहा जाता। विवाह के ठीक पश्चात इस व्यक्ति को जैसे ही गुरु का गोचर सिंह राशि में हुआ, सिंह राशि के गोचर में बृहस्पति ने जातक की पुरुष संतान की प्राप्ति हुई। 2003 में नवंबर में जातक को पुत्र संतान की प्राप्ति हुई। इसके बाद 2007 में जातक के यहाँ कन्या संतान का जन्म हुआ। जातक का एकादश भाव पिता का द्वितीय मारक स्थान बन जाता है, क्योंकि यह दशम पिता स्थान से द्वितीय साबित होता है। पिता भाव के स्वामी सूर्य पर शनि चंद्र विष योग का पूर्ण प्रभाव है। साथ ही यह विष योग जातक के तृतीय भाव यानी कि पिता के छठे रोग भाव पर भी पूर्ण दृष्टि रखता है। इस कारण जातक को और जातक के पिता को तो कष्ट दिया ही है। जातक के पिता को अंतिम समय में एक विष जनित रोग यानी कि कैंसर की संभावना डॉक्टर ने बताई। कुछ ही दिनों में इसकी पुष्टि हुई और जातक के पिता कैंसर की बीमारी से मृत्यु को प्राप्त हो गए 2019 में। इस प्रकार शनि चंद्र ने 2 जगह जो अपने विष योग को प्रभाव किया था उसको स्पष्ट कर दिया कि किस प्रकार से शनि का विष योग, शनि चंद्र का विष योग और शनि की दृष्टि किस प्रकार से ऐसे ग्रहों को प्रभावित कर जाती है और भाव की हानि करती है। शनि केतु का जब योग चला 2019 में, दोनों का धनु राशि में योग हुआ। शनि दशम दृष्टि से केतु को देखता है। इस प्रकार से पिता को कैंसर से मृत्यु की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार देखिए कि जातक ने पिता को खो दिया। अब मैं इसके कुछ विशेष लक्षणों को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। जातक बोलचाल में, हाव भाव में, अभिव्यक्ति में बहुत ही शानदार अभिनय कर लेता है। कारण कि एकादश भाव हमारा लाभ पूर्ति का तो है ही है, साथ में 4 ग्रहों का वहां पे योग जातक को अभिनय क्षमता में पूर्ण बनाता है, लेकिन अकर्मण्यता भी दे रहा है क्योंकि यह विरोधी ग्रहों का यहाँ पे संयोग बना हुआ है। यहाँ पे बुध और मंगल 2 शत्रु ग्रहों की युति हो रही है। अब शनि किसी तृतीय दृष्टि बुध पर है, बुध शनि का शत्रु होता है। वहां पे मंगल बैठा है, मंगल भी शनि का शत्रु होता है। इस प्रकार से मंगल बुध शनि का यह त्रिकोणीय योग जो बना, जातक को काफी हद तक निराशाजनक स्थिति मिलेगी। आज की हालत में जातक कुछ भी कार्य नहीं करता है, सिर्फ उसको, क्योंकि इसका छठा भाव एक्टिव है। छठे भाव से हम किराए का देखते हैं, रेंटल चीजों का देखते हैं। अगर इसका अधिपति किसी तरह से लाभ भाव से जुड़ जाए तो लाभ देने की स्थिति में रहता है। आप देखिए जातक का लग्नेश और षष्ठेश मंगल दोनों मिलकर के एकादश भाव में बैठे हुए हैं।
मंगल, और मंगल यहाँ से किराए के द्वारा जातक को लाभ अर्जन की पुष्टि कर रहा है। जातक के पिताजी ने इसे कुछ किराए की दुकानें और मकान अपनी तरफ से भेज दिए कि इसकी किराए पे आपकी आमदनी होती है, तो उसकी आय पर जातक निर्भर है। अब दसम स्थान का स्वामी पिता का स्वामी जो सूर्य है, एकादश भाव से जुड़ा है, इसके जातक के आय में पिता की हमेशा सहयोगपूर्ण व्यवहार को देखा गया। पिता हमेशा इसकी आय के बारे में सोचते रहे और सहयोग करते रहे। यह तो इस जातक की पूरी मैंने आप लोगों को फलित करने की कोशिश किया है। अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर कोई इस कुंडली पर आप कुछ पूछना चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं। हेलो, किसी जातक का कोई प्रश्न हो, किसी व्यक्ति का कोई प्रश्न हो तो इस कुंडली पर पूछ सकता है। हेलो, कोई भी दर्शक कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो मुझसे पूछ सकता है इस कुंडली जी के सर, माध्यम इस से। कुंडली के अलावा किसी कुंडली से प्रश्न पूछ सकते हैं? आप पूछे, मैं कोशिश करूंगा। बिल्कुल पूछिए। सर मैं पूछना चाहती हूँ, इस कुंडली में काल सर्प योग दिख रहा है, उसका आपने कुछ नहीं बताया। बिल्कुल, यह प्रश्न मुझसे अछूता रहा। काल सर्प योग देखिए किस भाव से बन रहा है। जातक को 6वें भाव से 12वें भाव के मध्य बन रहा है। 6वां भाव नौकरी का होता है, इसलिए जातक जिंदगी भर नौकरी से परेशान रहा। केतु राहु के मध्य में सभी ग्रह होते हैं जब काल सर्प योग बनता है। यहाँ पे 6वें भाव से 12वें भाव के मध्य बन रहा है, इसलिए जातक नौकरी से तो परेशान रहा ही। 6वां भाव जो कि हम कोर्ट कचहरी के माध्यम से देखते हैं, मुकदमेबाजी के लिए भी देखा जाता है, इसलिए जातक पर केतु की दशा में, केतु की अंतरदशा में और महादशा में कुछ कोर्ट कचहरी के केसेस भी हुए, जिससे वह काफी हद तक परेशान रहा। हाँ जी, थैंक यू सर। सर मेरा एक प्रश्न है कि यदि मिथुन लग्न की कुंडली में राहु तृतीय भाव में विद्यमान है और राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा ही चल रही है और 9वें भाव में गुरु मंगल केतु की युति है, तो इस व्यक्ति का राहु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा का कैसा परिणाम आएगा? सर काफी लंबा प्रश्न पूछ लिया आपने, इसलिए कुंडली सामने रहना बहुत जरूरी है। ये तो एडवांस स्तर का प्रश्न हो गया। क्या है कि यहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा दी जा रही है, जिसको जब भी एडवांस कोर्स के तहत आप पूछेंगे तो इसका उत्तर आपको दिया जाएगा। इसके लिए सामने पूरी दशाओं का होना भी जरूरी है। किसी की एक ग्रह को देखते हुए और बाकी 3 ग्रहों को देखते हुए इसका फलित नहीं किया जा सकता। हमको दशा अंतर्दशा का भी मालूम होना चाहिए और किस तारतम्य में देखा जा रहा है यह भी देखना चाहिए। इसलिए इसका एडवांस कोर्स के तहत आपको इसका समीकरण किया जाएगा। जी, इस कुंडली पर अगर किसी के प्रश्न है तो कृपया पूछिए, क्योंकि आज अंतिम एपिसोड है, तो इसके बाद निशा मैडम अगले कार्यक्रम में आपको के बारे में आपको अवगत कराएंगी कि हमारा अगला कार्यक्रम कैसा होगा और इसमें हम कैसे अपीयर हो सकेंगे। इसलिए जल्दी जल्दी कुछ सवाल अगर पूछ सकते तो इस पर पूछिए। सर ये विषयोग के लिए गुरुजी, जी, विषयोग के बारे में आपने बताया है कि शनि चंद्र अगर साथ हो तो विषयोग होता है, तो बिल्कुल। इसके लिए क्या आपस में इनको कंबस्ट होना जरूरी नहीं है क्या? मतलब अगर उनमें डिग्री वाइज काफी दूरी है तो फिर तब भी क्या विषयोग होगा? सर होगा जरूर, क्योंकि दोनों एक ही राशि में है, एक ही सीमा क्षेत्र में आते हैं। हाँ, इतना है कि डिग्री वाइज जो उनकी दूरी है, इसके कारण इसके प्रभाव में थोड़ी कमी आ जाती है। लेकिन जो आप कंबस्ट होने वाली बात कर रहे हैं, कंबस्ट हर कोई ग्रह हर किसी से नहीं होता। सूर्य चूंकि रोशनी वाला ग्रह होता है, इसलिए सूर्य के काफी पास कोई भी ग्रह आता है तो कंबस्ट हो जाता है। ये शनि सर के बिल्कुल साथ सही है। मेरा मेरा आशय ये था कि दोनों आपस में कंबस्ट में गलत बोल गया। एक्चुअली हाँ, शनि चंद्र अगर क्लोज हैं डिग्री में तो होगा, और दूर हैं तो उसका प्रभाव कम होगा ह्यूमिडिटी से। एग्जैक्टली होता यही है कि डिग्री वाइज उसकी दूरी को हमको देख लेना चाहिए। लेकिन इनका विस्तार क्षेत्र जो है कर्क राशि में दोनों बन रहा है, जो दोनों जल राशि में आके स्थिर हो गए हैं,
इसलिए इसका प्रभाव व्यक्ति के मन पर और कर्क राशि वाले क्षेत्र पर होना चाहिए और भाग्य भाव पर भी होगा इसका असर। और जहां जहां इस शनि की दृष्टि पड़ेगी उसको प्रभावित करेगा। इतना जरूर है कि अगर ये डिग्री वाइज बहुत ज्यादा क्लोज होते तो इसके विस्फोटक परिणाम जातक को देखने को जरूर मिलते। ओके। सर एक प्रश्न और पूछ सकता हूँ? बिल्कुल पूछिए। सर ये किसी भी चीज मतलब जातक के बारे में प्रेडिक्शन करने के पहले सबसे पहले क्या आयु पर विचार नहीं करना चाहिए उसकी, कि सबसे पहले उसकी आयु देखें कि वो दीर्घायु है, अल्पायु है, मध्यम आयु है, तभी उसकी विभिन्न एस्पेक्ट के बारे में फिर स्टार्ट करना चाहिए। रमेश सर आपने बहुत अच्छी बात कही। अगर ये किसी अल्पायु वाले बच्चे की कुंडली होती तो मैं उदाहरण देकर बताता भी आपको सबसे पहले। लेकिन ऐसे कई पहलू होते हैं जिनको देखा जाना चाहिए कि जातक कहीं पागल तो नहीं है, मानसिक विक्षिप्त तो नहीं है, या पैदा होते तुरंत तो मर नहीं गया, जीवित भी है कि नहीं है। उसकी शुरुआत करना चाहिए। काफी सारे पहलू होते हैं देखने के लिए, निश्चित रूप से ऐसे देखा जाना चाहिए। ऐसे कई पहलू होते हैं, अकर्मण्य तो नहीं है, जन्मजात पागल तो नहीं है, या विकलांग तो नहीं है, ऐसे कई सारे पहलू होते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जातक के चंद्र, जैसे कि हम मन को देखते हैं कि मन कैसा है, उसके बाद सूर्य की गणना करना चाहिए कि सूर्य से व्यक्ति की आत्मा का पता चलता है कि किस स्तर की आत्मा है, और लग्न से आदमी के व्यक्तित्व का पता चलता है, उसका अपीयरेंस कैसा है, उसका बॉडी की आकृति कैसी हो सकती है और दिखने में कैसा है। जैसे इस जातक के बारे में अगर मैं कहूँ तो जातक का जैसे लग्नेश मंगल एकादश भाव में स्थित है, लेकिन लग्न को नहीं देख रहा है, तो जातक एक मध्यम हाइट का व्यक्ति रहा, करीब 5 फीट 7 इंच की हाइट है, बहुत ज्यादा लंबी हाइट नहीं मिली। अगर यही मंगल अगर उसको 10वें स्थान में होता और चतुर्थ पूर्ण दृष्टि से लग्न को देखता तो निश्चित ही इस व्यक्ति को बहुत अच्छी हाइट प्राप्त हो जाती। इस प्रकार से हमें देखना चाहिए। तो चंद्र की देखने की अलग प्रक्रिया है। चंद्र से हम मन को देखें, जातक का मन किस प्रकार का, विचार शैली किस प्रकार की है। उसके बाद में हम लग्न के लग्नेश को देखें और उसके बाद सूर्य को देखें। फिर बाकी सभी ग्रह 9 ग्रह जो होते हैं, राहु केतु को छोड़ दिया जाए तो बाकी 7 ग्रह, इसमें आत्मकारक और अमात्यकारक का भी हमको देख लेना चाहिए। जैसे कि इस कुंडली में आप देखिएगा कि शुक्र और मंगल आत्मकारक और अमात्यकारक होकर स्थित है। तो जातक को शुक्र मंगल का एक विशेष ही प्रभाव रहा। जातक शुरू से रोमांटिक किस्म का व्यक्ति रहा, इसके 2-3 अफेयर रहे, अंत में इसने जाके लव मैरिज कर ली। तो ये इसका शुक्र और मंगल का प्रभाव रहा। नाट्य में भी काफी हद तक यह नाटककार रहा, मंच पर नाटक की प्रस्तुतियां दी इसमें, यह देखने को मिला। सर मैंने ये पढ़ा है कि अगर शुक्र मंगल की युति है और उस पर मतलब उसकी वजह से व्यक्ति थोड़ा सा चंचल स्वभाव का है, जैसा आपने कहा कि थोड़ा सा चरित्र में शिथिलता हो सकती है, बट ये पढ़ा है कि जैसा आपने बताया, पर ये है कि अगर उस पर गुरु एस्पेक्ट कर रहा हो तो ये शायद इफेक्ट इसका कम हो जाता है, वो मतलब संतुलन में रहता है व्यक्ति। गुरु की दृष्टि, अगर गुरु का प्रभाव नहीं है तो इसमें फिर वो गड़बड़ हो सकता है मामला। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बृहस्पति का प्रभाव कहीं पे भी गुरु की दृष्टि डालता, कहते हैं ना कि गुरु की जहाँ दृष्टि पड़ जाए, तो बृहस्पति एक सात्विक ग्रह होता है, ये जहां जहां भी दृष्टि डालता है उसके बुरे प्रभाव को कम करने की क्षमता रखता है। इसका बृहस्पति देखिए 7वें भाव से जोड़ा और शुक्र मंगल को देख रहा है, तो इसके प्रेम प्रकरण को शादी में कन्वर्ट करने का काम बृहस्पति ने किया। इसमें भटकाव जरूर आया, लेकिन इसके जो 2 भटकाव रहे शुरू के, जो प्रेम प्रसंग रहे, उसको इसने शादी का अंजाम नहीं दिया और आधे अधूरे में छोड़ दिया। इसके बाद जो तीसरा इसका प्रेम प्रसंग रहा, उसको इसने शादी में कन्वर्ट कर दिया। जी यह गुरु का प्रभाव रहा। सर थैंक यू सर। और कोई भी इस व्यक्ति के बारे में कुछ पूछना चाहता तो मैं जरूर बताना अच्छा समझूंगा। सर जी सर, इस कुंडली में शुक्र वक्री है, तो वक्री का क्या रोल रहा? शुक्र वक्री रहता है तो शुक्र वक्री ग्रह की एक निशानी होती है कि वक्री ग्रह आगे जाने से मना कर रहा होता है, पीछे आने की कोशिश करता है या वहीं रहता है। अब देखिए शुक्र यहाँ पे कोई भी वक्री ग्रह, जैसे कि शुक्र यहाँ पे वक्री है तो वो अपनी तुला राशि में जाने से इनकार कर रहा है, और तुला राशि जहाँ है वह चिकित्सा का भाव होता है। 12वां भाव जो होता है व्यक्ति के खर्चे का भाव होता है, चिकित्सा का होता है। यहाँ द्वादशेश होकर शुक्र है,
तो उसने द्वादश भाव के फल को यहाँ पे चरितार्थ नहीं होने दिया। इस जातक ने मेडिकल की शिक्षा ग्रहण की, लेकिन उसको लाभ नहीं ले पाया, उसके कार्य में परिपूर्ण नहीं हो पाया। तो वक्री ग्रह का यहाँ पे ये प्रभाव देखने को मिला। सर जैसे कहते हैं वक्री ग्रह पीछे के घर का भाव तो देता ही है, लेकिन कई बार ज्यादा स्ट्रांगली मानते हैं। पराशर में कहते हैं कि वक्री ग्रह ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, बली हो जाता है, तो ऐसा भी कुछ है सर? ऐसा होता है, लेकिन उसके लिए निर्भर करता है कि वो किस भाव में है। अगर केंद्र में है और अच्छा ग्रह है तो विपरीत रिजल्ट दे देगा। मान्या सर एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर करना चाहती हूँ कि अष्टम में यदि बृहस्पति वक्री है किसी भी लगन में, राशि में, लगन में नहीं, अच्छा कन्या राशि में, मान लीजिए कन्या राशि में अगर बृहस्पति वक्री है, कुंडली अगर कुंभ लगन की है, तो उसका क्या फल रहेगा? वो 7th हाउस के फल देगा या अष्टम के? वो सबसे पहले तो प्रभाव वहां के देगा जहाँ का अधिपति बन रहा है। ओके, ठीक है ना। तो कौन से लग्न की, कुंभ लग्न की कुंडली में यह सेकंड भाव का स्वामी हो गया और इधर हो गया एकादश भाव का स्वामी, यानी धन भाव और आय भाव। आय और धन भाव का स्वामी होकर कहाँ चला गया? छठे भाव से जुड़ गया। और छठे में अगर वक्री हो गया, अष्टम में है कि छठे में? अष्टम में है सर, 8वें में। अष्टम में है, अष्टम में है तो इसको, इसकी दृष्टि देखिए, सप्तम दृष्टि पूरी अपने द्वितीय भाव पे जाएगी। जी भाव के साथ पंचम दृष्टि इसकी एकादश भाव पे जाएगी, अपने द्वादश भाव पे। तो इन भावों के लिए तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन जहाँ पे स्थित है उस भाव के लिए बेकार हो जाएगा। तो क्या फल हो सकता है सर? ये व्यक्ति को एक प्रकार से धन के बारे में अच्छा माना जाएगा। धन के बारे में अच्छा, धन के बारे में इसकी बृहस्पति के कारकत्व से धन की प्राप्ति होगी इसको, क्योंकि धन भाव को देख रहा है। अच्छा सर, जैसे ये सप्तम से इसकी वक्री दृष्टि लाभ भाव पर भी जाती है, अगर हम इसको कुंडली को देखते हैं, इस तरह का बृहस्पति हो अगर वक्री, तो लाभ भाव और धन भाव दोनों को देख रहा है, इसलिए आपने कहा कि धन की स्थिति अच्छी रहेगी जातक की। बिल्कुल। और क्या होता है कि शुभ ग्रह जब भी त्रिक स्थान में जाएंगे, वक्री हो जाएंगे, तो बहुत अच्छा फल देने लगते हैं। जबकि पाप ग्रह 6, 8, 12 में जाएंगे और वक्री हो जाएंगे तो ये बुरा फल देने लगते हैं। ओके सर, थैंक यू। हेलो, म्यूट कर दिया जाए, कौन आवाज आ रही है? और कोई प्रश्न पूछना चाहता तो पूछ सकता है। एक क्वेश्चन ये था मेरा कि जो राहु और केतु वक्री होते हैं, सदैव वक्री होते हैं, तो ये जैसे 5वें भाव को देखे, मान लीजिए राहु यहाँ पर बैठा हुआ है, द्वादश भाव में बैठा हुआ है, तो ये सर आपका चौथे भाव को अपनी 5वीं दृष्टि से देखता है कि 9वीं दृष्टि से देखता है? इसकी 5वीं दृष्टि मानी जाएगी साहब। किस तरफ जा रहा है उससे डिपेंड नहीं करता, कहाँ पे स्थिर है वहां से देखी जाएगी। और चूंकि इसकी 5वीं भी होती है, 7वीं भी और 9वीं भी। हाँ, मेरा सर ये पूछना था वही कि चूंकि वो उल्टा सदैव चलता है, तो ये 5वें अपने से 5वें भाव को 9वीं दृष्टि से देखा उल्टा चल के, या कि 5वें मतलब 5वीं दृष्टि ही रहेगी उसकी? दृष्टि कभी भी आगे के क्रम में देखी जाएगी, कभी पीछे के क्रम में नहीं देखी जाती। जी सर, तो 5वीं दृष्टि मानी जाएगी। राहु की पंचम 5वीं दृष्टि मानी जाएगी। मतलब 5वें भाव को भी 5वीं ही दृष्टि से देखेगा, 9वीं दृष्टि से नहीं देखेगा? चौथे भाव को 5वीं दृष्टि से देखेगा, 9वीं से नहीं देखेगा। ओके। निशा मैडम। सर थैंक यू सर। जी धन्यवाद मनोज जी, नमस्कार। निशा मैडम के हाथ में मैं बागडोर सौंपना चाहूंगा, जो अगले कार्यक्रम के बारे में आपको बताएंगी। आज तकनीकी खराबी के कारण मैं अच्छे से प्रस्तुति नहीं दे सका, इसलिए माफी चाहूंगा। कोई बात नहीं मनोज जी, बहुत अच्छी प्रस्तुति दी आपने, और जो कुछ आप समझाना चाह रहे थे बहुत अच्छी तरह से क्लियर हुआ। थैंक यू सो मच मैडम। आगे के बारे में लोगों को आप जानकारी दें प्लीज। हाँ सर, तो बहुत अच्छे से लिया, आप इस चीज को मत सोचिएगा, ऐसे कुछ नहीं है। तो ज्योतिष के द्वारा स्वयं को जानने की और जानकर फिर जीवन में सही मार्ग चुनने के लिए एस्ट्रोवर्स की इस ज्ञान, बोध और शोध की यात्रा में
आप सब इतने दिन तक शामिल रहे, बहुत जोश और उत्साह के साथ आप लोगों की भागीदारी रही। इट्स रियली ए मैटर ऑफ ग्रेट प्लेजर। इन 7 days में फ्री बेसिक वैदिक ज्योतिष लर्निंग प्रोग्राम में एस्ट्रोवर्स फैमिली के बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग तरह से अपने अपने ज्ञान के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दी, ज्योतिष के बारे में बेसिक जानकारी दी। समय बहुत कम था, लेकिन इतने कम समय में भी अधिकतम जानकारी आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है, और मुझे लगता है कि काफी सफल प्रयास किया है। उसको कॉम्पैक्ट करके जानकारी को ऑलमोस्ट सभी पहलुओं को छुआ इतने दिनों में, और इस सब को आप लोगों की भागीदारी को देखते हुए ऐसा लगा कि बहुत उतनी ही प्रसन्नता और खुशी के साथ आप लोगों ने इसको एंजॉय भी किया। ज्योतिष सीखने के लिए एक संपूर्ण जीवन भी कम पड़ जाता है, तो फिर ये 1 घंटा तो क्या ही है, हम क्या ही उसको काउंट करेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों ने कम से कम पहला कदम बढ़ाया इस यात्रा की तरफ। तो चलिए हम लोग सब मिलकर खोज करेंगे, आपके साथ में एस्ट्रोवर्स मिलकर अपनी ज्ञान, बोध और शोध की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। आज आदरणीय श्री ऋषि शुक्ला सर देश की बहुत ही उच्च स्तर की यूनिवर्सिटी में अपना व्याख्यान देने गए हुए हैं, तो बहुत बिजी हैं। अगर कहीं जुड़ गए होंगे तो अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, अगर आएंगे तो देखते हैं हम। तब तक मैं एस्ट्रोवर्स की आगे की गतिविधियों के बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगी, बहुत ही संक्षिप्त जानकारी। अदरवाइज इसके लिए हम अगले हफ्ते संडे को शाम को फिर एक मीटिंग रखेंगे, जिसमें आप सबकी भी भागीदारी बराबर बनी रहेगी। एस्ट्रोवर्स परिवार में लगभग 30 से 50 और इससे भी अधिक वर्ष का ज्योतिषीय अनुभव और ज्ञान रखने वाले विद्वान जुड़े हुए हैं, जो समय समय पर आकर यहाँ पे अपनी वर्कशॉप देंगे या फिर क्लासेस लेंगे, संक्षिप्त जानकारी देंगे, या कभी आवश्यक लगा तो डिटेल भी एक्सप्लेन करेंगे किसी विषय विशेष पर। कुछ ही समय अंतराल पर कोई एग्जाम्पल हॉरोस्कोप्स लिए जाएंगे, वो हॉरोस्कोप्स के बारे में डिटेल बताया जाएगा। जैसे आज मनोज जी ने प्रयास किया, समय बहुत कम था लेकिन फिर भी मनोज जी ने बहुत अच्छी तरह से, बेहतर तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है। तो इसी तरह से आगे भी होता रहेगा। एस्ट्रोवर्स में सभी ज्योतिष विधाओं के विश्व स्तरीय विख्यात ज्योतिषी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैसे तो वैदिक ज्योतिष ज्योतिष का मूल है, लेकिन बाकी अन्य जो भी विधाएं हैं वो सब वैदिक ज्योतिष की ही शाखाएं हैं। जैसे कि हस्तरेखा है, जैमिनी ज्योतिष, नाड़ी, कृष्णमूर्ति पद्धति, या फिर कस्पल इंटरलिंक सिस्टम, और ऐसे ही बहुत सारे अनेक ज्योतिष विधाएं हैं जो सभी कहीं ना कहीं वैदिक ज्योतिष के ही शाखाएं हैं। तो इन सभी शाखाओं के एक्सपर्ट विद्वान भी हमारे साथ एस्ट्रोवर्स में जुड़े हुए हैं, जिनका अनुभव 30 से 50, 55 साल की तक का है। समय समय पर आपसे रूबरू होते रहेंगे, अपने ज्ञान से आपको परिचय कराते रहेंगे, और बहुत सारे ज्योतिषीय सूत्र आपको देते रहेंगे। ये इतने बड़े ज्ञानी सदस्यों का साथ हमको मिला है, तो आप लोग क्लास में बहुत ही जरूरी इन लोगों के सूत्र होते हैं, और कब विद्वान के मुख से क्या निकल जाए और किस प्रकार हमको मदद करे, ये हमारे सौभाग्य की बात होती है। अगला महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ एस्ट्रोवर्स के माध्यम से, एस्ट्रोवर्स को कॉमर्शियल पर्पस के लिए नहीं बनाया गया है। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कॉमर्शियल पर्पस के लिए खड़ा हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य ज्योतिष के ज्ञान को देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक इसके मौलिक रूप में पहुंचाना है, भ्रांतियों को दूर करते हुए। विदेश में बहुत सारे देशों में भारतीय ज्योतिष को, वैदिक ज्योतिष को बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ देखा जाता है, माना जाता है। तो इस ज्ञान का कहीं ना कहीं समय के साथ कुछ अपभ्रंश होता हुआ चला गया है, और एस्ट्रोवर्स का यही उद्देश्य है कि हम इसको अपने देश में ही नहीं, विदेशों तक में भी इसको पहुंचाएं इसके मौलिक रूप में। तो अब आप सबका भी साथ है, आप सब भी एस्ट्रोवर्स परिवार के ही सदस्य हैं, तो आप सबके साथ मिलकर यह काम और भी आसान हो जाएगा। 7 days वर्कशॉप में अनेक विद्वान इस समय भी विदेशों से भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। एस्ट्रोवर्स की अपनी वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल पर भी है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम पर भी है, स्पॉटिफाई और लिंक्डइन पर भी है।
अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज है, तो कंटेंट कुछ कम है, लेकिन जो भी कंटेंट है वो क्वालिटी कंटेंट है। तो आप वहां पर भी इसको देख सकते हैं। लिंक मैं अभी ग्रुप में पोस्ट कर दूंगी इस मीटिंग के बाद में, तो आप वो लिंक के द्वारा एस्ट्रोवर्स की ये सभी साइट्स को देख सकते हैं। आगे एस्ट्रोवर्स का प्लान है कि इसका अपना एक जर्नल भी पब्लिश होगा और कॉन्फ्रेंसेस भी कंडक्ट करेंगे हम, ऑफलाइन कॉन्फ्रेंसेस होंगी। भोपाल में बावड़िया कला में एस्ट्रोवर्स का अपना खुद का ऑफिस है, जहां हम लोग प्लानिंग करते हैं। अभी बहुत ही बेसिक स्तर पे है, लेकिन अच्छा ऑफिस वहां पे बनाया हुआ है। मिलते हैं और आगे के सभी काम करने की वहां प्लानिंग करते हैं। आप लोग भी आमंत्रित रहेंगे, समय समय पर बताया जाएगा आपको भी। अभी जैसा मैंने बताया कि और यह ऑर्गेनाइजेशन कोई कॉमर्शियल पर्पस के लिए नहीं बनाया गया है, परंतु हम सब जानते ही हैं कि विभिन्न एक्टिविटीज को चलाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम जो दूर दृष्टि रखते हुए हम लोग कर रहे हैं, उन सब के लिए कुछ ना कुछ फंड की तो आवश्यकता होती ही है। और ये फंड के लिए बहुत छोटी और नॉमिनल सहयोग राशि की तरह ही इसको माना जाए। एक मेंबरशिप फी रखी है। इसके लिए एस्ट्रोवर्स का बैंक अकाउंट अभी मैं ग्रुप में डालूंगी, रख दूंगी, तो आप वहां से उसमें जो भी सदस्य इंटरेस्टेड हैं 1100 रुपीस पे करके साल भर के लिए एस्ट्रोवर्स के जो भी कार्यक्रम होंगे उन सभी में आ सकते हैं। और एस्ट्रोवर्स परिवार के सदस्य हो जाएंगे, सदस्य की तरह वो एस्ट्रोवर्स से जुड़े रहेंगे। साल भर में जो भी गतिविधियां होती हैं उनमें भी वो पार्टिसिपेट कर सकेंगे। इस सब के अलावा एस्ट्रोवर्स का व्हाट्सएप पर जो भी ग्रुप है उसी में सारी ये दी जाएंगी। और जब भी आप कोई अमाउंट ट्रांसफर करते हैं एस्ट्रोवर्स के अकाउंट में, तो अपनी रिसीट शेयर कर दीजिएगा। अपने आपका नाम और परिचय, एस्ट्रोवर्स का अकाउंट, हर जो लिंक मैं देती हूँ या जब भी कभी जो भी इंफॉर्मेशन देती हूँ उसके नीचे लिखा हुआ होता है एस्ट्रोवर्स का व्हाट्सएप अकाउंट, व्हाट्सएप नंबर। तो आप उस पे अपना पर्सनल आईडी के साथ अपनी रिसीट शेयर कर दीजिएगा, तो आप सबको एक अलग ही ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा जो एस्ट्रोवर्स परिवार के सदस्य के रूप में रहेंगे। इसमें एस्ट्रोवर्स में एस्ट्रोलॉजी के सभी विधाओं के कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हैं जो चलाए जाएंगे। सभी विधाओं के कोर्सेज चलाए जाएंगे, उनमें से कुछ ऑनलाइन रहेंगे, कुछ ऑफलाइन रहेंगे। जो हमारे बाहर के सदस्य हैं, वो इच्छुक सदस्य, वो ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। जो भोपाल के हैं वो ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी विधा सीखना चाहते हैं, वैदिक ज्योतिष, केपी, कस्पल इंटरलिंक या कुछ भी। तो उसके लिए भी आपको व्हाट्सएप, जो एस्ट्रोवर्स का व्हाट्सएप नंबर है, उस पर पर्सनली अपने आईडी के साथ, मतलब अपने नाम और अपने बारे में डिटेल देते हुए वहां पे आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर हमारी एडमिन टीम से आपको मैसेज आएगा और आपसे बात कर ली जाएगी। इसके अलावा भी जो सदस्य एस्ट्रोवर्स के इन अनुभवी ज्योतिष विद्वानों में से किसी से भी कंसल्टेंसी चाहते हैं, अभी तो आपने सिर्फ ये हमारा 7 डेज प्रोग्राम था तो आपने 7 लोगों को देखा है। इनके अलावा बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि ये 7 डेज में हमको कोई भी 7 सदस्य उठाने थे, लेकिन बहुत से सदस्य हैं, ज्योतिषी हैं, जो लगभग काफी बड़ा अनुभव अपने साथ रखते हैं। तो आपको अगर कंसल्टेंसी भी चाहिए तो उसके लिए भी 1100 फी पे करके आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। अपनी रिसीट शेयर कर दीजिएगा और अपने बारे में, और फिर हमारी एडमिन टीम से आपको कॉल आएगा और फिर आप बात कर सकते हैं। एस्ट्रोवर्स में अपने सहयोग के लिए मिनिमम 1100 ही रखा गया है। इससे अधिक भी अगर आप चाहते हैं तो आप उस पर दे सकते हैं, आपका स्वागत है। कुछ सदस्य एस्ट्रोवर्स परिवार में मैनेजमेंट टीम की तरह जुड़ना चाहते हैं। कुछ लोगों के फोन आए थे मुझे, उन्होंने बताया, तो जो जुड़ना चाहते हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि एस्ट्रोवर्स को हमको बहुत आगे लेके जाना है और आप सबके सहयोग से ही यह संभव हो पाएगा। तो आप लोग अवश्य आइए, मैनेजमेंट टीम की तरह जुड़िए हमसे और हम मिलकर काम करेंगे आगे। शीघ्र ही भोपाल बेस्ड सदस्यों के लिए एक ऑफिस मीटिंग भी कंडक्ट की जाएगी। वहां पर बैठकर आप लोगों के एडवाइस के साथ में आगे के कोर्स ऑफ एक्शंस डिसाइड किए जाएंगे।
मैं संक्षिप्त में और थोड़ा जल्दी अपनी बात कह रही हूँ। ग्रुप में एक फॉर्म की लिंक डाली गई थी, कुछ दिन पहले भी डाली थी, फिर अभी 1-2 दिन से और भी डाली जा रही थी। तो उसमें एक फॉर्म भरना था जिसमें आपकी जानकारी थी, ईमेल, फोन नंबर वगैरह। उसका कोई और उपयोग नहीं है, सिर्फ आपको समय-समय पर अगर आवश्यकता पड़ी तो उपयोग किया जाएगा, नहीं की पड़ी आवश्यकता तो इसी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको इन्फॉर्मेशंस दी जाएंगी। ये जो 7 डेज वर्कशॉप आपने या जो प्रोग्राम आपने अटेंड किया है, इसके सर्टिफिकेट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही दे दिए जाएंगे, जिन लोगों ने भी वो फॉर्म भरा है। तो आप वहां से ले लीजिएगा और प्रिंट निकाल सकते हैं उसका। इन 7 डेज में हमने जो भी सीखा वो बहुत ही संक्षिप्त था। अभी मनोज जी ने पूरे 6 डेज में जो कुछ सिखाया उसका एक प्रयोग करके दिखाया, कुंडली पर लगाकर दिखाया कि किस प्रकार से आप उसमें से फलित कर सकते हैं, कैसे ग्रहों के कनेक्शन बनाते हैं, कैसे राशियों को कनेक्ट करते हैं और किस तरह से आप भावों से रिजल्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखिए ये लोग बहुत ही अनुभवी ज्योतिषी हैं और ये कहाँ से किस तरह से किन चीजों को जोड़ देते हैं वो इनका अनुभव बोलता है। अभी 7 डेज की क्लास जिन्होंने अटेंड की है और 7 डेज में जो कुछ सीखा है, प्लीज आप अपने हॉरोस्कोप पर मत लगाइएगा इस ज्ञान को और ना अपनों के हॉरोस्कोप पर लगाइएगा। ये सिर्फ अभी बेसिक है, बहुत शुरुआत है, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। जैसे मनोज जी ने अभी बताया था शनि चंद्र का विषयोग, बिल्कुल सही है, विषयोग है वो, लेकिन कब वो विषयोग है और कब वो किस तरह के रिजल्ट देगा, ऐसे नहीं कि हम लोग यहाँ जितने लोग जुड़े हुए हैं हम में से बहुतों की कुंडलियों में ये विषयोग बन रहा होगा। तो ऐसे नहीं है कि हम चिंतित होकर बैठ जाएंगे आज कि आज हमारा विषयोग है, हमारी तो कुंडली में आज ये सीखा है हमने और अब तो हमारा क्या होगा, हमारा तो ये भाव खराब ही हो गया, विषयोग हो गया इसमें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। शनि और चंद्र केमिकल को भी रिप्रेजेंट करते हैं, शनि और चंद्र पेट्रोल को भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो और भी बहुत सारी चीजें हैं, पेस्टिसाइड्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये अलग अलग कुंडलियों में किस तरह से कनेक्ट होगा, और अगर ये कहीं पेट्रोल है तो ये तो फंड जनरेट करेगा, फिर ये विष कैसे बनेगा आपके लिए? पेस्टिसाइड से तो आपकी फैक्ट्रीज हो सकती हैं, फिर ये विष कैसे क्रिएट करेगा? तो मेरा सिर्फ कहने का उद्देश्य आपसे यही है कि जो 7 डेज में सीखा है तो आप अपनी कुंडलियों पर या अपनों की कुंडली पर उसको ना लगाएं। अभी इसको और सीखें और गहन अध्ययन करें, फिर ही किसी नतीजे पर पहुंचे। ऐसे नहीं कि राहु केतु एक्सिस पर है तो काल सर्प बन गया, अब हमारी कुंडली खराब हो गई, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। राहु केतु एक्सिस पर जो कुंडलियां हैं, जो ग्रह रहते हैं, उनको भी जीवन में बहुत तरक्की करते हुए देखा गया है। तो ये सारी बातें हम अपने आगे की चर्चाओं में जारी रखेंगे, आपके साथ में मिलते रहेंगे। कुछ और भी बात है कि अभी कुछ समय पहले किसी व्यक्ति ने मुझे कनेक्ट किया था और मुझसे बात हुई, हमारे ग्रुप के और भी विद्वान हैं, उन लोगों से भी बात हुई उनकी, वो खुद भी थोड़ा-थोड़ा ज्योतिष जानते हैं। और यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप लोग इकट्ठा हुए हैं तो इसका मतलब ही यही है कि आप लोग भी सभी थोड़ा-थोड़ा ज्योतिष जानते ही हैं। अब थोड़ा-थोड़ा ज्योतिष जानते हैं तो निश्चित रूप से आप बाकी कुंडलियों को छोड़ के अपनी कुंडली के बारे में जरूर जानना चाहते होंगे कि सपोज किसी की कुंडली के किसी भाव में शुक्र मंगल का ही युति हो गई है, तो अब उसके मन में बहुत सारे भ्रम पैदा हो गए कि मुझे तो जैसा बताया गया था वैसा तो मेरे साथ है नहीं, शुक्र मंगल के बारे में तो ऐसा ऐसा बोला जाता है। नहीं भाई, शुक्र मंगल आपको डिप्लोमेट भी बनाता है, शुक्र मंगल बहुत सारे भी बनाता है, बहुत सारे काम करता है। तो जिन लोगों को ये चाहते हैं वो कि मेरे चार्ट का पूरा ग्रहों के साथ, भावों के साथ विश्लेषण हो और मैं जानूं अपने चार्ट के बारे में कि मेरा कौन सा ग्रह क्या कहता है, मेरा कौन सा भाव कितना देता है, तो इसके बारे में भी आप हमारे ग्रुप के किन्हीं भी विद्वान से कनेक्ट हो सकते हैं और उनसे अपने चार्ट के बारे में डिटेल एनालिसिस करवा सकते हैं खुद के ज्ञान के साथ। तो वो आपको एस्ट्रोलॉजिकली उसको डिटेल एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें आपका कौन सा ग्रह, कौन सा भाव क्या क्या कहता है। तो इस तरह के जो भी कुछ आपके क्वेश्चन हो, आप एस्ट्रोवर्स के व्हाट्सएप नंबर पर पर्सनल विंडो पर मैसेज करिएगा अपने परिचय के साथ, तो आपकी क्वेरी का समाधान किया जाएगा। उम्मीद करती हूँ आगे भी आप इसी तरह से हम लोगों से जुड़े रहेंगे, हम लोग ऐसे ही साथ रहेंगे और बहुत सारे कार्यक्रम हमको आगे भी कंडक्ट करने हैं।
तो आप में से अभी किसी को कुछ कहना है तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। 2 मिनट का समय बस। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है आपका, बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी मिली। आप सभी आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। जी धन्यवाद सर। और कोई फीडबैक किसी भी तरह का? बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था और काफी मतलब अच्छे सुलभ तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश की गई और मैं समझता हूँ इससे हमें काफी आगे आसानी होगी और इस विषय में हम आगे और बढ़ पाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया। कोई और भी सदस्य? नमस्कार मैम। नमस्कार राखी जी। मैम बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज किया, जिससे ना पूरा रिवीजन हो गया अब तक जितना पढ़ा था एक बार, तो जी अच्छे से रिवाइज कर लिया। अब आगे एडवांस में देखते हैं क्या क्या होगा। आपने जैसे कहा कि शॉर्ट टर्म कोर्सेज आप रखेंगे, तो जी। उसकी फी क्या होगी मैम, वो भी आप डिस्क्लोज कर सकते हैं? हाँ, उसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। जो भी सदस्य हमसे कनेक्ट होंगे तो हम उनसे बात करेंगे कि वो 3 मंथ्स का कोर्स लेना चाहेंगे, 6 मंथ्स का या 1 ईयर का करना चाहेंगे, और किस टाइप की विधा उनको सीखना है। मैम और नाड़ी ज्योतिष के बारे में बताइए, नाड़ी ज्योतिष कौन कराएगा और कैसा रहेगा, कितना शेड्यूल? ये सब जानकारियां और ये सब शेड्यूल हम आपको अगली मीटिंग में देंगे, और अगली मीटिंग हम संडे को रखेंगे शाम को। ये इसी समय 6:30 बजे कमिंग संडे को लोग मीटिंग रखेंगे, और उस मीटिंग में ये सब डिटेल जानकारियां आपको देंगे। इसके अलावा किसी को और कुछ जानना होगा तो हम व्यक्तिगत पर भी, अगर कोई पर्सनल विंडो पे मैसेज करते हैं तो हम उनको भी रिप्लाई करेंगे। ओके मैम, धन्यवाद। मेरे ख्याल से अब किसी को कुछ नहीं कहना है, बहुत कुछ हम ही ने हमारी तरफ से बोल दिया। कुछ बाकी है तो बोलते हैं, बोलिए। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो 7 डेज का ये जो प्रोग्राम रहा, 7 लेसन्स रहे, उसमें हम लोगों को काफी ज्ञान प्राप्त हुआ, और हमें उम्मीद है कि आगे भी एस्ट्रोवर्स के माध्यम से हमारे ज्ञानवर्धन होता रहेगा। और हम चाहेंगे कि व्हाट्सएप पर हमें समय समय पर जानकारी मिलती रहे, सो दैट हम आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहें कि किस कार्यक्रम में हमें भाग लेना है या किस प्रोग्राम में हम फीस देकर शामिल हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सर। शायद शुक्ला सर अभी भी जुड़े नहीं हैं, आए नहीं हैं। तो सर ठीक है, आज के लिए हम यहीं आपसे विदा लेते हैं। आगे फिर मिलते हैं कमिंग संडे को 6:30 बजे। हम व्हाट्सएप पर भी इंफॉर्मेशन दे देंगे, उसके बाद हम मीटिंग कंडक्ट करेंगे। ठीक है, नमस्कार जी। सभी को बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।